नमस्कार मित्रों, हिमांशु रंजन बात कर रहा हूं। तो भारत देश की सिलिकॉन वैली यानी कि एक ऐसा शहर जिसे स्टार्टअप और आईटी हब कहा जाता है, यानी कि बेंगलोर में पानी की कमी हो गई है। बेंगलोर के लोग सच में पानी के लिए तरस रहे हैं, इसलिए वहां पे कई लोग ऐसे हैं जो कि बेंगलोर छोड़ करके जा रहे हैं। बेंगलोर की जमीन पे जहां पहले 100 फीट नीचे ही पानी मिल जाती थी, अभी 1800 फीट नीचे भी पानी नहीं मिल रही है। तो फिर बेंगलोर में इतनी पानी की कमी क्यों हो रही है और क्यों लोग वहां पे पानी की कमी के चलते बहुत ही परेशान हैं, जिससे कि कई लोग बेंगलोर छोड़ करके जा रहे हैं। आखिरकार बेंगलोर में पानी की कमी का कारण क्या है, इस वीडियो में हम इस चीज को समझेंगे। और साथ ही में इस वीडियो में मैं आपको कई सारे भारतीय लोगों की ऐसी लापरवाही के बारे में बताऊंगा जिस पर यदि अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में भारत में बहुत बड़ी संकट आ सकती है। तो आइए सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि बेंगलोर में पानी की कमी हुई क्यों रही है। तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको मैन मेड डिजास्टर के बारे में समझना होगा। यानी कि देखिए, डिजास्टर मतलब होता है प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि भूकंप आती है ना, बाढ़ आती है, सुनामी आती है। तो ऐसी आपदाओं को जो कि प्रकृति लेके आती है, हम उन्हें प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। लेकिन आजकल के जमाने में जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, यानी कि जैसे कि बाढ़, तो ये हम मानवों के हस्तक्षेप के कारण भी आ रही है। वो कैसे, आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब भी बहुत अधिक बारिश होती है तो बहुत अधिक बारिश होने के कारण क्या होता है कि नदियों में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है। अब जब नदी में पानी भर गया है बहुत ज़्यादा, तो नदी की पानी बाहर आने लगती है और आसपास के गांव या इलाके में या फिर शहरी इलाके में फैल जाती है। तो इसे हम बाढ़ कहते हैं। लेकिन ये बाढ़ उतनी ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होती है। ये नुकसानदायक कब हो जाती है, जब बाढ़ का पानी अच्छे से ज़मीन में जा ना पाए। यानी कि जमीन जब बाढ़ के पानी को अच्छे से नहीं सोख पाएगी, तो ऐसे में ये बाढ़ बहुत ही भयानक रूप ले लेती है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान करती है। अब देखिए, जैसा कि आजकल के समय में बहुत ही अधिक शहरीकरण होने लगा है। अब जैसे कि बेंगलोर में कई सालों से शहरीकरण के नाम पर बहुत ही तेज़ी से डेवलपमेंट हुई है। अब जब बहुत ही तेज़ी से डेवलपमेंट होती है, यानी कि बड़े बड़े बिल्डिंग से बनते हैं, हर जगह कंक्रीट ही कंक्रीट होता है, तो फिर ऐसे में मिट्टी वाली जगह बहुत ही कम बच जाती है, जहाँ पे पानी पड़ने से वो पानी उस मिट्टी में सोख ली जाएगी। देखिए, होता क्या ना कि जब भी बारिश होती है तो वो बारिश का पानी जब जमीन पर गिरता है तो जमीन उस पानी को सोख लेती है। तो जमीन जब उस पानी को सोखती है तो इससे ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज होता है, और जब ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज होता है तो इससे लोगों को पानी मिलता है। अब देखिए, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो ग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन रखते हैं। यानी कि किस जमीन पर कितना पानी रहेगा, ये बात वहाँ के पेड़ पौधों पर बहुत ही हद तक निर्भर करती है। अगर किसी जगह पर बहुत ही अधिक पेड़ पौधे हैं तो वहाँ की जमीन की जो पानी की मात्रा है वो काफ़ी अच्छी खासी रहेगी, और जिस जगह पर पेड़ पौधों की मात्रा कम है तो उस जमीन की जो पानी की मात्रा है वो बहुत ही कम रहेगी। अब शहरीकरण के नाम पर क्या होता है कि हर जगह कंक्रीट ही कंक्रीट होता है, कहीं पर ऐसी जगह बचती ही नहीं है जहां पे पानी को सोखा जा सके। तो जब जमीन पानी को सोख ही नहीं रही है तो फिर ऐसे में क्या होगा, क्या ग्राउंड वाटर लेवल कम नहीं होगा? ऑफकोर्स कम होगा। और बेंगलोर में यही हुआ है। बेंगलोर में डेवलपमेंट हुआ है और इस डेवलपमेंट के चलते इस बात को इग्नोर किया गया कि भविष्य में बेंगलोर में काफी हद तक पानी की कमी हो सकती है, जो आज हो भी रही है। बेंगलोर में डेवलपमेंट के चलते काफी सारे पेड़ काटे गए, जिससे कि ग्राउंड वाटर लेवल कम हुई। साथ ही में बेंगलोर में जो मौजूद तालाब थी, लेक थी, वहां मिट्टी भरी गई ताकि वहां बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन सके। तो ऐसे में बेंगलोर की काफी सारी जमीनों को, जो जमीन पानी को सोख सकती थी, वो जमीनों को कंक्रीट में बदल दिया गया, जिससे कि बेंगलोर की जमीन की ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ही कम हो गई, और इसका नतीजा ये हुआ कि वहां पे पानी की कमी हो गई। अब देखिए, ऐसा भी देखा गया कि जिस जगह पर बहुत ही अधिक डेवलपमेंट हुई है वहां पर बाढ़ आने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब होता क्या है, जैसा कि आपने तो न्यूज़ में सुनी होगा कि मुंबई में, चेन्नई में, बेंगलोर में अक्सर बाढ़ आते रहते हैं। अब ये बाढ़ तो आएगी ही ना, क्योंकि जब इतनी बारिश हो रही है तो बारिश होने के बाद क्या होता है, जब वो पानी जमीन में सूख ही नहीं जाएगी और जमीन पे ही रहेगी तो फिर बाढ़ तो आएगी ही। ये बहुत ही स्वाभाविक बात है। इसलिए मेरा सोचना ये है कि कहीं पर भी डेवलपमेंट करने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि अगर किसी जगह पे डेवलपमेंट हो रही है और बहुत ही तेजी से डेवलपमेंट हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में वहाँ पे लोगों की जनसंख्या बढ़ेगी, और अगर लोगों की जनसंख्या बढ़ेगी तो फिर पानी की आवश्यकता भी बढ़ेगी। तो फिर क्या डेवलपमेंट करने के बाद जो लोग भरेंगे, क्या उनकी पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम कुछ स्टेप, कुछ एक्शन ले रहे हैं, कि बस इन सब चीज़ों को इग्नोर करके ही डेवलपमेंट करने में लगे हुए हैं? तो फिर कहीं पर भी डेवलपमेंट करने से पहले इस बात को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है कि पेड़ पौधों की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, और हमें ऐसी जमीन छोड़नी चाहिए जो जमीन पानी को सोख सकती है, जिससे कि वहाँ का जो पानी का स्तर है वो मेंटेन रहेगा, और जो बाढ़ आती है ना वो भी उतनी नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी उस जगह को, क्योंकि जहाँ पे पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहाँ पे बाढ़ आने की संभावना भी कम होती है। तो फिर बेंगलोर में कई सालों से इन्हीं सब चीज़ों पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया गया। वहाँ पर पेड़ काटे गए, मिट्टियों को ढका गया, तालाबों को ढका गया, और हर जगह बिल्डिंगें बना दी गई। इसी कारण से वहाँ पर क्या हुआ कि ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज हो गया और आज वहाँ पानी की कमी हो रही है। चलिए अब मैं बात करता हूँ
कि भारतीय लोगों की ऐसी लापरवाही के बारे में जो देश को डेवलप होने से रोक रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बात समझाता हूँ कि हम लोगों को ये नहीं चाहिए सोचना कि पानी की कमी कैसे हो सकती है। पानी तो बहुत ज़्यादा है और पानी तो मतलब रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, यानी कि पानी को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस बात को समझिए कि पीने लायक साफ पानी, यानी कि ऐसे पानी को जिसे मानव यूज़ कर सकते हैं, ऐसी पानी अभी बहुत कम बची हुई है और भारत में आने वाले समय में पानी की समस्या हो सकती है। इसलिए हमें अभी से ही पानी के एक एक बूंद को संभल के यूज़ करना होगा और पानी को बचाना होगा। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे आने वाले समय में हम पानी की कमी की समस्या से संघर्ष कर सकते हैं। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जब मैं कहीं रास्ता में जा रहा होता हूँ तो कहीं पर नल खुली हुई रहती है, वहाँ से पानी टप टप गिर रही है, पानी अच्छी खासी गिर रही है, तेज़ी से गिर रही है, लेकिन कोई उसे बंद नहीं कर रहा है। सब देख रहे हैं और जा रहे हैं, सब देख रहे जा रहे हैं। खैर मैं तो जब ऐसा देखता हूँ तो मैं बंद कर देता हूँ, लेकिन अच्छे खासे पढ़े लोग भी जब देखते हैं कि पानी गिर रही है, ये नहीं कि उसे बंद कर दे, बस उसे देख करके छोड़ के लापरवाही में आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सब लापरवाही हमारे देश के लिए आगे चलकर बहुत ही बड़ी संकट का विषय बन सकती है। और मैंने क्या देखा है कि साफ सफाई के मामले में हमारे देश के लोग खुद ही जागरूक नहीं हैं। अब वो सोचते हैं कि हर चीज़ सरकारी करेगी। चलिए मैं आपको घटना के बारे में बताता हूँ। अब क्या होना कि मैं कोलकाता स्टेशन से, यानी कि मैं हावड़ा स्टेशन से आ रहा था, मतलब मैं अपने घर जा रहा था, ठीक है ना। तो हावड़ा स्टेशन में क्या होता है, मैंने देखा कि ट्रेन को बहुत ही अच्छे से साफ़ किया जा रहा है। ट्रेन को बहुत ही अच्छे से साफ़ किया गया, ट्रेन की वॉशरूम हर चीज़ को अच्छे से साफ़ किया गया। आज जब ट्रेन हावड़ा से शुरू होती है तो मैं भी वो ट्रेन में चढ़ा, तो फिर मैं देखता हूँ कि ट्रेन की जो बेसिन है वो भी अच्छे से साफ़ है, ट्रेन की वॉशरूम भी साफ़ है, ट्रेन की हर सीट को अच्छे से साफ़ किया गया है, आसपास हर जगह साफ़ सफाई को अच्छे से मेंटेन किया गया है। लेकिन जैसे ही ट्रेन 100 किलोमीटर चल चुकी होती है, मैं क्या देखता हूँ कि बेसिन पूरी गंदी हो गई है, हर जगह मतलब वही पान गुटखा वो सब थूका हुआ है। और वॉशरूम की तो मैं क्या ही बात करूँ, लोग ठीक से फ्लश नहीं करते, बस जैसे तैसे करके आ जाते हैं, कोई मतलब पानी वानी नहीं डालना, एकदम मतलब गंदे छोड़ के आ जाते हैं। और सीट के आसपास भी काफ़ी सारे कचरे फैले हुए होते हैं। बच्चा जब कुछ खाता है तो माँ क्या बोलती है, जा खिड़की से बाहर फेंक दो, लेकिन यहाँ पर माँ ये नहीं बोलती है कि ट्रेन के बेसिन के नीचे डस्टबिन जाके वहाँ पर कुछ डाल के आओ, बस खिड़की से फेंक दो। और फिर कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सीट के नीचे ही गंदगी फैला देते हैं और माँ बाप उन्हें कुछ नहीं बोलते हैं और ना ही माँ बाप इस चीज़ में ध्यान देते हैं। तो जब हम खुद ही अपनी चीज़ों को लेकर जागरूक नहीं हैं, जिम्मेदार नहीं हैं, तो फिर देश कैसे आगे बढ़ सकता है। कितने हजार करोड़ सरकार को बस इसी चीज़ में लग जाती है कि जो भी पान थूकी गई है आसपास स्टेशन के आसपास ट्रेनों में, तो उन्हें साफ किया जाए। मतलब कि यहाँ पर सरकार हजारों करोड़ों रुपए इन सब चीज़ों में खर्च कर रही है, फिर भी हम इन सब चीज़ों के लिए, स्वच्छ भारत अभियान के लिए सरकार को दोष देने लगते हैं कि सरकार तो सब चीज़ों में ध्यान ही नहीं दे रही है। जबकि ये जिम्मेदारी हमारी होती है कि जब एक ट्रेन किसी जगह से अच्छे से साफ होकर के निकली है तो हम उस ट्रेन को साफ रखें। मैंने क्या देखा है कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है ना, उसे भी लोग गंदा कर दे रहे हैं। और साथ ही काफ़ी सारे ट्रेनों में जो उसके वॉशरूम होते हैं, तो उसके वॉशरूम में एक हैंड वॉश रखी रहती है, तो फिर कई लोग उस हैंड वॉश को भी चुरा के ले जाते हैं। और कुछ महीने पहले मैंने न्यूज़ में देखा था कि कई लोगों ने पटरियों पे पत्थर रख दिया है। देखिए इस तरह की लापरवाही भारतीय लोग कर रहे हैं। जबकि अगर मैं जापान जैसे देशों की बात करूँ ना, तो वहाँ के लोग साफ सफाई को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। मतलब मैंने तो ऐसा सुना है कि जापान की नालियों में मछलियाँ रहती है, वहाँ की नालियाँ भी इतनी साफ है। और जापान के लोग वहाँ के नियम और कानून को बहुत ही अच्छे से निभाते हैं। और यहाँ के लोग लापरवाही करते हैं, ना ही ठीक से ट्रैफिक के नियम को मानते हैं और ना ही ठीक से साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, और ना ही इस बात की ध्यान रखते हैं कि जो सरकारी प्रॉपर्टी को हमारी लापरवाही के कारण नुकसान पहुंचता है, उसका कितना बड़ा दंड भारतीय सरकार को भरना पड़ता है। अब देखिए हावड़ा ब्रिज में लोग पान खा के यहाँ वहाँ थूक देते हैं, जिससे कि हावड़ा ब्रिज की जो लोहा है वो कमजोर पड़ जाती है, और इसे साफ करने में सरकार हर साल लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है। तो ऐसे में हम सब भारतीयों की जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपने देश के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारियों को, अपने सारे डिसिप्लिन को समझें और यहाँ वहाँ कचरा ना फैलाए, यहाँ वहाँ ना थूके। हमें अपने बच्चों को ये समझाना चाहिए कि कहीं भी कचरा यहाँ वहाँ, जैसे कि प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन की सीट के नीचे मत फेंक दो, जाके डस्टबिन में ही कचरा फेंको। और जहाँ भी देख रहे हो कि पानी बर्बाद हो रहा है तो वहाँ पे उस नल को बंद कर दो। और तुम सब भी, यानी कि हम सब लोगों को भी पानी को संभल के यूज करना चाहिए। हाँ, तो ये सब चीज के प्रति हमें लोगों में जागरूकता बढ़ानी होगी, ताकि हमारे देश के लोग अपने देश के प्रति जिम्मेदार नागरिक बन सके। तो बस इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक यही संदेश पहुंचाना चाहता था। मैं आशा करता हूँ कि मेरी कही गई बात आपको समझ में आई होगी। तो यदि आपको मेरी बात ठीक लगी तो आप कृपया करके अपना ओपिनियन मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर से कीजिए। और यदि आप मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसे आप जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं भविष्य में जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप राइट टाइम पे उस वीडियो को देख ले। और दोस्तों, मेरे मित्रों, यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।